हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आइज पे। तो आज है सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 सेट कवर कर चुके हैं और उस 6 सेट का हम लोग टेस्ट भी ले लिए। तो आप सबका टेस्ट जो है ना अच्छा रहा। बाद जो है ना इसके बाद जो है ना हम लोग जैसे कि फिर जो 7 से अगले आज मंडे है, तो आज से लेकर सैटरडे के यानी 6 सेट अगले आने वाले संडे को फिर से। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेट नंबर 7। पहले प्रीवियस डे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे प्रश्न पूछा गया था। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? और तो ऑप्शन बी है 1972 में। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो यह उत्तराखंड की है, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो ये उपयोगिता का इसका अर्थ होता है, आपको विश्लेषण में भी बताए थे। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का प्रश्न कहता है कि लूनर लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो लूनर कास्टिक के नाम से हम किसे जानते हैं जी? तो ये किसको, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। लूनर कास्टिक जो कि इसका रासायनिक सूत्र देखें तो AgNO3 होता है। लूनर कास्टिक का है या फिर सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे, AgNO3। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जैसे कि जब हम लोग देखते हैं कि मतदान यानी कि जब हम लोग वोट देने जाते हैं मतदान करते समय, तो हाथ पे जब एक स्याही लगाया जाता है उसी को वो सिल्वर नाइट्रेट का इंक लगाया जाता है जिसे लूनर कास्टिक कहा जाता है। इसका सूत्र होता है AgNO3। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ये किसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता? तो ये परमाणु के 72 कक्षा में, किसी परमाणु के 72 कक्षा में जोड़ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की बंधुता सबसे ज्यादा होता है। क्लोरीन की बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ये शायद मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ से प्रश्न नहीं है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम का एक अयस्क है, ग्रीनोकाइट। तो लगता है कि एक जो है ऑप्शन छूट गया है या गलती लिखा गया है। यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन में होगा। यहाँ पे ऑप्शन में कैडमियम होगा। कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी जो है कैडमियम सही है। लिख देते हैं कैडमियम। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। गन मेटल किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तो गन मेटल जो होता है वो तांबा, जिंक और टीन के एक मिश्रण से बनता है। तांबा, जिंक और टीन के एक मिश्रण से बनता है, गन मेटल को बनाया जाता है। इसके अलावा और हम इसमें देखें तो कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल से बनता है जर्मन सिल्वर, इससे बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर इससे बनाया जाता है। इसके अलावा कॉपर, जिंक और फेरस यानी कि कॉपर, जिंक और लोहा से क्या बनता है? डेल्टा मेटल बनता है। डेल्टा मेटल। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो यह 21 तारीख को होता है। 23 सितंबर को शरद में 23 सितंबर को शरद विषु यानी कि शरद विषु होता है। इसके अलावा 21 मार्च को बसंत विषु कहा जाता है। 21 मार्च को जो होता है वो बसंत बसंत विषु होता है। यह सूर्य जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो दिन और रात जो है बराबर होता है, तब जाकर के यही 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। यानी कि सूर्य सूर्य की जब किरणें हैं
तो पृथ्वी पे ये जब लंबवत पड़ता है, जब 0 डिग्री विषुवत रेखा पर होता है, तो इस यहाँ पे जो है ना 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन जो है ना, यहाँ पे सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है। इसी को कहा जाता है शरद विषुव, कहा जाता है 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ती है? तो ये मलक्का जल संधि के द्वारा ये जोड़ता है, दोनों को मलक्का जल संधि के द्वारा ये जोड़ता है। इसके अलावा और इसमें हम बात करें जैसे कि सुंडा जो होता है, सुंडा जल संधि, तो यह जावा एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर और जावा सागर और तो कौन सा सागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर को ये जोड़ते हैं। उसके बाद युकाटन जो जल संधि है, युकाटन जल संधि किसको जोड़ते हैं? तो ये मैक्सिको की खाड़ी को होता है। मैक्सिको की खाड़ी और कौन सा हो गया? और कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। एटलस में भी हम इस सब के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके बाद जैसे पाक जल संधि, तो पता ही है कि ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन बांध कहाँ है? तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। ये कोलोराडो नदी जो है ये अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन बांध स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये अलास्का की धारा जो है एक ठंडी जलधारा नहीं है, बल्कि ये कौन सी जलधारा है? ये एक गर्म जलधारा है। अलास्का की जो धारा है ये प्रशांत महासागर में पड़ती है और ये गर्म जलधारा है। इसके अलावा पेरुवियन धारा और कैलिफोर्निया की धारा और इसके ये सब जो क्या है, यह एक ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में चलती है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये उड़ीसा से गुजरता है। भारत के मानक समय यानी कि 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। 5 राज्य में से कौन सा हो गया? जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं है, आंध्र प्रदेश है। भारत के ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के मिर्जापुर, मिर्जापुर या नैनी। और जैसे और एग्जाम में जो है ना, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है। ऑप्शन में मिर्जापुर या नैनी जो भी हो सकता है। भारतीय मुख्य भूमिका भारतीय मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारतीय मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो आपको जैसे कि इसका जो है आंसर पता होगा कि इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन दरअसल ये इंदिरा पॉइंट इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर में इंदिरा पॉइंट नहीं है, कहाँ है ये? केप कैमोरिन है। केप कोमोरिन है जो कि कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत, ये प्रश्न के हिसाब से आप देखेंगे जैसे कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कह रहा है। तो जैसे कि जब भारत के हम मैप देखेंगे, इस तरह से आप जो है ना मैप में देखेगा तो पता चलेगा कि ये भारत की भूमि हो गई। तो भारत की भूमि यानी कि मुख्य भूमि इसकी बात कर रहा है। और जो हम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो होता है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये भूमि से नहीं बिलोंग करता है, भारत की मुख्य भूमि से ये नहीं है, अलग होता है। इसीलिए इसको भारत की जब दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो इंदिरा पॉइंट होगा, या फिर इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन भारत की जब मुख्य भूमि की बात करेंगे तो हो जाएगा एक केप कैमोरिन होगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लगती है?
पश्चिम बंगाल सीमा के राज्य से सीमा किसकी लगती है? तो यहाँ पे जो है नहीं लग, प्रश्न में यहाँ पे नहीं लगने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? नहीं लगती है तो इसमें जो है ना कौन हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। भूटान इसमें नहीं लगता है। जैसे कि भूटान इसमें जो है ना सीमा नहीं लगता है। सॉरी, म्यांमार नहीं लगता है। इसके अलावा भूटान भी लगता है, नेपाल भी लगता है और बांग्लादेश भी इस सीमा को साझा करता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर किस पर करता है? उसके इसके आवृत्ति पर। ध्वनि की जो तारत्व है ये इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व यानी कि इसको पिच भी ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच इसको कहते हैं। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके अलावा तारत्व ध्वनि के जो तारत्व है इसके आधार पर ध्वनि के तारत्व के गुण जो है वो आधार पर ध्वनि पतली और मोटी होता है। जिस तारत्व जो होता है वो दो तरह के होता है। एक पर ध्वनि का जो तारत्व होता है वो दो तरह का होता है, एक पतली और एक मोटी होता है। इसके अलावा जो जिस तारत्व की ध्वनि अधिक होगा उसकी ध्वनि आवाज जो है ना क्या होगा? पतली होगा। इसीलिए महिलाओं की जो आवाज निकलती है वो सुरीली होती है। और क्योंकि उसका जो है तारत्व अधिक होता है। तारत्व अधिक होता है जो कि और तारत्व किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर निर्भर करता है। और जिस जिस तारत्व की मोटाई कम होती है उसकी जो आवाज होगा वो काफी ज्यादा भारी होता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन के जो पीछे वाहन में जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। बाकी क्योंकि उत्तल दर्पण होता है क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है और कोई भी चीज साफ दिखाई देता है। और बाकी इसमें जो उत्तल दर्पण जो है वो इसमें दाढ़ी बनाने के काम में उत्तल दर्पण को लगाया दिया जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? अंदर की ओर, जैसे कि बैजा ने फिलहाल हम इसे जानते हैं कि पृथ्वी के इंद्रधनुष में जो है ना सब बैगनी रंग जो है सबसे अंदर होता है और लाल रंग जो होता है वो बाहरी होता है। इसके अलावा पृथ्वी इंद्रधनुष जो होता है वो मौसम जब बारिश होता है तो उसमें जो है दिखाई देता है। यदि इंद्रधनुष जो है सुबह में बारिश होता है तो सुबह में दो ही तरफ ये इंद्रधनुष दिखाई देता है, या तो सुबह पश्चिम और या फिर शाम पूरब में। तो जब ये सुबह का मौसम होगा तो इंद्रधनुष जो होगा वो पश्चिम में दिखाई देगा और जब शाम को इंद्रधनुष दिखाई देगा तो वो पूरब की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है? तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है वो पराश्रव्य तरंग और बीटा किरणें हैं। पराश्रव्य तरंग और बीटा किरणें है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी यानी कि दोनों सही होगा। इसके अलावा और भी जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसमें दृश्य प्रकाश तरंग होता है, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंग, एक्स तरंग और गामा किरण भी होती है। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दृश्य विकिरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। दृश्य विकिरण का जो खोज हुआ था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। ये जो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच तरंग दैर्घ्य होता है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच इसका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य इसका होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। दृश्य विकिरण की खोज कौन सा वैज्ञानिक किया था? तो न्यूटन के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद एक क्या कहता है? तो केवल ये राज्य को समर्पित करता है। यानी कि अनुच्छेद 1 जो कहता है वो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है? संघ है। अनुच्छेद भारत के तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? तो भारत की जो मैग्ना कार्टा की संज्ञा है वो संविधान के भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 यानी कि इसमें भाग 3 में कौन सा आता है? ये फंडामेंटल राइट्स आता है भाग 3 में। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 के बीच होता है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच होता है। इसी में कहा गया है कि यदि किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, आर्टिकल 32 के माध्यम से प्रयोग करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप इसका जो है ना उल्लंघन तो इससे आपको मौलिक अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसी की वजह से इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। क्योंकि जैसे कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है, अनुच्छेद का संरक्षक होता है, संविधान का संरक्षक इसको कहा जाता है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय प्रणाली शून्यकाल जो है वो भारत की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। जैसे कि संसद में तीन कालखंड, संसद में जो काल होता है वो शून्यकाल, जिसमें ये प्रश्नकाल के बाद आता है। जैसे कि इसका कार्यकाल जो होता है 11 से 12 के बीच में जो प्रश्नकाल होता है, यानी कि क्वेश्चन आवर होता है। इसके बाद जो है ना 12 से 1 के बीच में होता है शून्यकाल, 0 आवर होता है। फिर उसके बाद 1 से 2 के बीच में होता है लंच। फिर 2 से 5 के बीच में जो है बिल वगैरह फिर पास किया जाता है। तो इसमें क्या होता है शून्यकाल में ये जो है प्रश्न आप किसी से भी पूछ सकते हैं बिना किसी सूचना दिए हुए, बिना पूर्व सूचना के आप जो है यहाँ पे प्रश्न इसमें पूछा जाता है। और प्रश्नकाल जो होता है इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि आपको कौन कौन सा प्रश्न पूछना है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस यही होता है। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब नहीं हुआ था? तो ये 1962 में, सॉरी 1965 में जो है ये आपातकाल लागू नहीं हुआ था। 1965 में आपातकाल लागू नहीं हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। इससे 1900 पहले तो 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ, 1975 में हुआ। 1962 के जो युद्ध था आपातकाल जो चला था 1962 से लेकर के 1968 के बीच में जो है आपातकाल चल रहा था। तो इस बीच में जो 1965 का जो युद्ध चल रहा था 1965 में, इसमें जो है एक अलग से आपातकाल लागू नहीं किया गया था। इसमें यही इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन क्या करूंगे 1965 होगा। इसमें जो है भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा था, तो एक अलग से जो है इसमें आपातकाल लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा भारत में अब तक भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। 1962, 1971, 1975। ये राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो आर्टिकल यहाँ पे 352 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। फिर वही आर्टिकल 3 बार लागू हो गया है और 3 तरह के आपातकाल भी चलता है। तीन तरह के आपातकाल भी लगता है, जैसे कि कौन जो होता है आर्टिकल अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन होता है। और अनुच्छेद 360 में इसमें वित्तीय आपात लागू होता है, वित्तीय आपात। और 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन होता है। इसके अलावा 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। तो इस तरह से भारत में 3 तरह के आपातकाल लागू होता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? द्वितीय पिछड़ा आयोग जो हुआ था वो बीपी सिंह के अध्यक्षता में किया गया था।
बीपीसी की अध्यक्षता में किया गया था 1979 में। 1979 में जब मोरारजी देसाई के काल चल रहा था, इस समय जो है मोरारजी देसाई का समय चल रहा था। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो बीपीसी के अध्यक्षता में जो द्वितीय पिछड़ा आयोग जो है वह गठन किया गया था। इसके साथ ही आपको प्रथम भी आपको याद रखना होना चाहिए। प्रथम जो था, प्रथम पिछड़ा आयोग, ये कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 1955 में हुआ था, काका कालकेलकर की अध्यक्षता में। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक से अनुपस्थित रहता है? अगर ऐसा होता है तो सदन उसका पद क्या करेगा? रिक्त घोषित कर देगा। यदि कोई भी सांसद संसद की अनुमति के बिना या संसद की कोई सूचना दिए बगैर यदि काफी समय तक, यानी कि 2 माह या 60 दिन तक, इन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 60 दिन की अवधि इसमें दिया जाता है। 60 दिन की अवधि तक, 60 दिन से या 60 दिन से ज्यादा तक अगर कोई भी सांसद सदन में अनुमति लिए बिना या इसको सूचना दिए बगैर अगर अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका क्या करेगा? उसका जो पद होगा वो रिक्त कर देगा, उसको खाली कर देगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। अब जैसे कि ऑप्शन में 2 माह भी दिया हुआ है, तो आप 60 दिन से तात्पर्य इसका मतलब यहाँ पे ये 2 माह नहीं होता है। 60 दिन एक दिन दिया जाता है, जैसे कि माह जो होता है वो 30 महीने का होता है, 31 महीने का होता है, 28 और 29 महीने का भी माह लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 माह आप नहीं मारेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह 60 दिन का समय दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो यह किस समिति के द्वारा दिया गया था? लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी लाया गया था। यह सरकार द्वारा घोषणा किया जाता है, और ये वर्ष में 2 बार होता है, रबी फसल और खरीफ फसल के समय। रबी फसल पहला और दूसरा होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल के समय में एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार जो है एमएसपी लागू किया जाता है। और यह जो है यह कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा, यानी कि सीएससीपी के द्वारा जारी किया जाता है। सीएससीपी कहने का मतलब हुआ यह कि कृषि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो जेंडर बजट जो है ना पेश किया गया था सबसे पहली बार। जेंडर बजट में आप इसमें मुख्य बात याद रखेंगे कि जेंडर बजट जो होता है यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए लाया जाता है। महिलाओं की समलैंगिकता को, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक रूप से ये लाया जाता है, जिसे जिसे जेंडर बजट कहा जाता है। ये 2005 से 6 के बीच में ये लाया गया था। सरकार द्वारा यह वित्तीय बजट में जेंडर बजट को लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो यह जो होता है शामिल नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी खुशहाली जो है, यह खुशहाली को शामिल नहीं किया जाता है। यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है। यह जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर को, ये तीनों को स्थिति को देखते हुए यह जारी किया जाता है कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि कौन सा देश गरीबी सूचकांक में शामिल है। इस तरह से आज के 25 प्रश्न जो है ना होगा, हम लोगों ने डिस्कशन किए। इसके बाद आज का जो प्रश्न है वो आपको बताना है कमेंट में कि ऑप्शन में पहला जो क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम संबंधित किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है परमाणु के नाभिक में के अवयव कौन कौन से हैं? तीसरा में है चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? और चौथा में बताना है कि शारदा अधिनियम क्रिया किससे संबंधित है? यह प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है, पिछले सेट में यह क्वेश्चन हो चुका है, तो आप इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और इसमें भी आपको क्या करना है कि सेट के जो सेट बाय सेट आंसर की आपको लिखना है। आंसर की आपको तैयार करना है सेट बाय सेट। और जब सेट टेस्ट होगा तो आपको आंसर की नहीं दिया जाएगा उसमें। इस तरह से हम लोगों ने 25 प्रश्न को डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।